हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को एक बार फिर से TNI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं अतर सिंह आप लोगों का ज़ोरदार स्वागत करता हूं। तो बेटा पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने कृष्ण काव्य किया था, कृष्ण काव्य में सूरदास जी को किया था। तो आज बच्चों की डिमांड आई, वीडियो देखकर कमेंट आई कि सर ना रीतिकाल करा दीजिएगा। रीतिकाल में कई सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट हैं। तो बेटा रीतिकाल अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, समझने का भी है और सीखने का भी है। रीतिकाल से पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप TGT या PGT या फिर नेट के एग्ज़ाम में बैठते हैं, JRF में कहीं पर भी बैठते हैं, रीतिकाल से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि रीतिकाल में 17-18 अच्छे रचनाकार हुए हैं, कम से कम 17-18 अच्छे रचनाकार हुए हैं। तो सबसे पहले ये रीतिकाल जो है, रीतिकाल क्या है, इसका नामकरण कैसे क्या पड़ा, इसकी समयावधि क्या है, इन पर चर्चा करेंगे बेटे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक तो रीतिकाल पे चर्चा होगी, फिर रीति शब्द का अर्थ एवं नामकरण कि भी एक तो रीतिकाल पर चर्चा होगी कि रीतिकाल की जो समयावधि है वो क्या है, रीतिकाल का नामकरण, उसके बाद बेटे रीति शब्द क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक बार फिर से हम बढ़ते बेटे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेटे सबसे पहले बात आती है भाई हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य के इतिहास को ऐसे बांट रखा है, आदिकाल, आदिकाल के बाद मध्यकाल और मध्यकाल के बाद है भाई आधुनिक काल। तो प्यारे बच्चे है क्या, ये मध्यकाल है, इसको 2 भागों में बांट रखा है, पूर्व मध्यकाल और भाई उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो जो उत्तर मध्यकाल है, ये जो उत्तर मध्यकाल है बेटा, इस उत्तर मध्यकाल को हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम रीतिकाल है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, सभी विद्वानों के ने जो जो नाम दिए उन पर भी चर्चा करेंगे। ट्रिक का प्रयोग करूंगा। आप कहते हैं कि सर ट्रिक बताया करो आप, तो ये जो रीतिकाल है, ये रीतिकाल जो नामकरण है प्यारे बच्चों, रीतिकाल जो नामकरण है वो इस उत्तर मध्यकाल को ही कहा गया है। उत्तर बोले तो बाद का, पूर्व बोले तो पहले। तो जो पूर्व मध्यकाल है उसको भक्ति काल नाम से जाना जाता है और वही उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से जाना जाता है। तो भाई अलग अलग विद्वानों ने इसकी समयावधि अलग अलग बताई है। अगर विद्वानों के अनुसार हो तो सबसे पहले रीतिकाल की जो समयावधि है, रीतिकाल की समयावधि आचार्य शुक्ल के अनुसार अगर आपसे पूछता है तो आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समयावधि है भाई 1700 विक्रम संवत से, विक्रम संवत लिख दो या संवत लिख लो, से 1900 विक्रम संवत। भाई 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत, ये संवत है। अगर हम इसको प्यारे बच्चे, अगर हम इसको ईस्वी में बदलते हैं, अगर हम इसको ईस्वी में बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ईस्वी में बदलते बेटा इसमें से 57 साल हम घटा देंगे। क्या हो जाएगा बेटे, 57 साल इसमें से हम घटा देंगे। और 57 साल अगर इसमें से घटेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1643 से 57 इसमें से घटा देते हैं 1843 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर कोई आपसे रीतिकाल की समावधि पूछता है या रीतिकाल की समय सीमा पूछता है या रीतिकाल का पूरा समय पूछता है कि कब से कब तक, तो बेटा 1643 ईस्वी से लेके 1843 ईस्वी कह लो या 1700 संवत से लेके और 1900 संवत कह लो। अब उसके बाद ये तो है बेटे किसके अनुसार है, आचार्य शुक्ल के अनुसार भाई। और आचार्य शुक्ल ने जो रीतिकाल का अध्ययन किया है वो मिस्र बंधुओं को अपना आधार मान के कर रखा है बेटा, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया ही। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये है। इसके बाद बेटे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने
इसकी समयावधि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो इसकी समयावधि बताई है वो बताई बेटे 1650 से लेके और 1860। हाँ जी, 1650 से लेके और 1860। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है भी दोनों में। तो समयावधि अगर पूछता है तो बेटे आप सीधा मोटे तौर पर 1650 से 1850 भी कर सकते हैं या 1643 से 1843 भी कर सकते हैं। तो इसके समय उसमें ज़्यादा वो है नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ, आदिकाल की समयावधि में अलग अलग थी, कोई भी 750 से मान रहा था, कोई 1050 से मान रहा है, अलग अलग थे, लेकिन यहाँ इतना नहीं है। अब बात आती बेटे, देखिएगा रीतिकाल का अगर हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हाँ भी रीतिकाल की समयावधि और नामकरण। देखिएगा बेटे, ये जो रीतिकाल है ना, इस रीतिकाल को मैं इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, आप लास्ट तक जुड़े रहना। इस कलम में आज कुछ प्रॉब्लम सी हो रखी है, कुछ मतलब लिखने में ना रुकावट हो रही है, बार बार में हाथ रुक रहा है। तो रीतिकाल को अच्छे से समझाऊंगा बेटा मैं, तो लास्ट तक आप ज़रूर इसमें जुड़े रहना। देखिए एक बार समयावधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की जो समयावधि है वो भी 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत है। अगर हम बेटा इसको ईस्वी में बदलेंगे तो 1643 से क्या हो जाएगा, 1843 ईस्वी हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भाई 1650 से क्या हो जाएगा, 1860 हो जाएगा। अब आइएगा बेटे, अब होगा आपका काम का सिस्टम शुरू, क्योंकि आप कहते हैं सर ट्रिक भी बताते चलना, और ये भी मैंने पहले ही जब ये वीडियो शुरू हुई तब आपको बता दिया था कि भी उत्तर मध्यकाल जो है, उत्तर मध्यकाल है, इस उत्तर मध्यकाल को ही क्या कहा जाता है, इस उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल नाम दिया गया। भाई क्या नाम दिया गया, रीति नाम, रीति से रीतिकाल। ये रीति क्या है, रीतिकाल क्या है, एक बार इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले बेटे एक बार अलग अलग विद्वानों ने इस काल को क्या नाम दिया, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं बेटे। तो ट्रिक का प्रयोग जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो आप कहोगे कि सर ट्रिक शुरू में तो बता देते थे, बीच बीच में आप ट्रिक। बेटे हर एक उसके लिए ट्रिक जरूरी नहीं है, कितने ट्रिक याद करोगे। तो लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा। ये रीतिकाल नामकरण रीतिकाल को शुक्ल जी ने दिया था। किसने दिया था बेटे, शुक्ल जी ने। हाँ, शुक्ल जी ने दिया था रीतिकाल को रीतिकाल नाम। अब रीतिकाल को देखिएगा बेटे, रीतिकाल को देखिएगा, रीतिकाव्य थोड़ा हा बदला कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया बेटे, इस काल की जगह क्या कर दिया, काव्य शब्द यूज कर दिया। क्या शब्द यूज कर दिया, काव्य शब्द यूज कर दिया। तो कैसे याद रखेंगे बेटे, देखो रामचंद्र शुक्ल का तो काल था ही, राम का ना राम युग, युग का मतलब काल, तो राम जी का युग वैसे प्रसिद्ध है कि भी राम युग था वो, है ना। जैसे सतयुग बोलते हैं, त्रेता युग कौन सा, आप देखना त्रेता युग था, सतयुग था, इतना थोड़ा बहुत एक इतिहास बेटा आप भी पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, है ना। तो प्रभु श्री राम का काल प्रसिद्ध है ही। अब बात आती है रीति काव्य। अगर रीति काव्य की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो बेटे ग्रियर्सन और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों जो है ना, एक अपने देश के महान विद्वान हैं, एक विदेशी हैं। तो दोनों मिलकर क्या करते थे, काव्य करते थे। मिलकर काव्य के बारे में या रीतिकाल के बारे में अपने विचार दिए कि इसको रीति काव्य ही कहा जाए। त्रिलोचन बेटे, त्रिलोचन विद्वान हुए हैं, तो त्रिलोचन ने क्या कहा बेटा, त्रिलोचन किसका पर्यायवाची है, प्रभु शिव का, शिव जी का है त्रिलोचन जी। तो त्रिलोचन जी ने क्या कहा है कि भी अंधकार काल, अगर प्रभु ने तीसरी आंख खोल दी तो अंधकार आ जाएगा, है ना। तो बेटे अंधकार काल किसने कहा, त्रिलोचन जी ने भाई, ठीक है भाई। रमा शंकर शुक्ल रसाल, रमा शंकर शुक्ल रसाल ने इसको बेटे क्या नाम दिया, अंधकार काल। दोबारा नाम अंधकार काल, अंधकार काल, दोनों ने अंधकार काल कहा बेटा। तो बेटे आगे बढ़ते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भाई, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे यहाँ से देखिएगा,
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको क्या कहा बेटे, श्रृंगार काल कहा। देखिएगा ये जो पूरा का पूरा विश्व है, विश्व का मतलब होता है संसार, तो पूरा का पूरा जो संसार है, इस संसार में क्या है, श्रृंगार। श्रृंगार शब्द का मतलब होता है, श्रृंगार शब्द का मतलब होता है बेटे सुंदरता कह सकते हैं आप, या सौंदर्य कह सकते हैं। तो श्रृंगार का मतलब सुंदरता या सौंदर्य कह सकते हैं। तो पूरा का पूरा विश्व क्या है, श्रृंगार से भरा हुआ है। पूरा का पूरा संसार श्रृंगार से भरा हुआ है, पूरा का पूरा विश्व श्रृंगार से भरा हुआ है। याद रखने के लिए ट्रिक है बेटा, विश्वनाथ प्रसाद श्रृंगार काल। मिस्र बंधु, मिस्र जो बंधु थे बेटे, इन मिस्र बंधुओं ने इन्हें क्या नाम दिया बेटे, रीतिकाल को। देखो मिस्र का मतलब मिलकर, तीनों भाई मिलकर रचना करते थे। मिस्र मतलब मिलकर या मिलाना, बंधु का मतलब भाई। तो तीनों भाई मिलकर जो है ना, तीनों भाई मिलकर क्या लेकर आए, अलंकार लेके आए। अलंकार बोले तो गहना, क्या भी अलंकार बोले तो गहना या आभूषण। तो तीनों भाई मिलकर अलंकार लेकर आए। तो मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया भी, अलंकृत काल। क्या नाम दिया प्यारे बच्चों, अलंकृत काल। और तीन है ये मिस्र बंधु, देखिएगा, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र बेटा मिस्र बंधुओं में नहीं गिने जाते। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है कि मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, तो बेटे श्याम है, सुख है और गणेश जी हैं, ये तीन हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब बात आती बेटे, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछता है कि रीतिकाल को रीति काव्य नाम किसने दिया, तो रीति काव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और ग्रियर्सन। और रीतिकाल को प्यारे बच्चों रीतिकाल नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल को अगर पूछता है आपसे कोई श्रृंगार काल नाम किसने दिया, तो बेटे श्रृंगार काल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद ने। और अगर आपसे कोई पूछता है कि रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया, या रीतिकाल को अलंकार काल या अलंकृत काल किसने कहा, तो मिस्र बंधु। रह जाएगा याद शायद, या कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, बाद में कमेंट पढ़ के डेफिनेट रिप्लाई दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करोगे रिप्लाई नहीं मिलेगा, कमेंट बॉक्स में होगा तब वो दिखाई देगा बेटा हमें, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेज में अगर आप वैसे कमेंट करते हो वो दिखाई नहीं देते। आगे बढ़ते बेटे, अब रीति शब्द का अर्थ वह व्याख्या। तो रीति शब्द का जो व्यापक अर्थ है विशिष्ट पद। रीति जो संप्रदाय था अपना, रीति संप्रदाय जिसके प्रवर्तक कौन थे भी, वामन थे। जैसे हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र करते हैं, उससे पहले अपना संस्कृत का काव्य शास्त्र बेटा, जिसको भारतीय काव्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, और उसमें 8वीं शताब्दी में वामन हुए हैं, 8वीं शताब्दी में वामन हुए हैं, और वामन रीति के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो देखिएगा वहीं से रीति होता है कविता लिखने का ढंग या तरीका, कविता लिखने का या काव्य करने का ढंग या तरीके का मतलब ही रीति काल है, रीति है। और इसी से फिर बना रीति काल, अर्थात इस समय में काव्य के बारे में किसी ने अलंकार के बारे में बताया, किसी ने ध्वनि के बारे में बताया, किसी ने रस के बारे में बताया, तो किसी ने काव्य के बारे में बताया, इसलिए इसका नाम रीतिकाल पड़ गया बेटे। कविता या काव्य लिखने का ढंग या तरीका ही इसका रीति का मतलब होता है। तो देखो बेटे, रीति शब्द का व्यापक अर्थ विशिष्ट पद रचना और लक्षण ग्रंथ है, कि विशेष विशिष्ट पद रचना, अलग तरह की रचना करना। पद मतलब शब्द, शब्द पद कब बन जाता है, जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाता है। और लक्षण, लक्षण बोले तो परिभाषा भाई, लक्षण बोले तो परिभाषा। बहुत बढ़िया बेटे, देखते हैं। रीति का शाब्दिक अर्थ है मार्ग, अर्थात ऐसा काव्य। रीति का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो मार्ग कह लो, या बेटे मार्ग कह सकते हो आप, या आप नियम कह सकते हो, या आप विधि कह सकते हो, या आप तरीका कह सकते हो। रीति का सामान्य अर्थ है भी, अर्थ है मार्ग, अर्थात ऐसा काव्य जिसमें काव्य के लिखने का तरीका बताया जाता है,
ऐसा काव्य जिसमें काव्य को लिखने का तरीका बताया जाता है कि काव्य को कैसे लिखा जाता है, काव्य लिखने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो रीतिकाल की आज तक हो सकता आपकी ऐसी परिभाषा नहीं समझ पाए हो बेटे, समझ भी रखी होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि भी नहीं समझियो, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि भी अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छी आपको नॉलेज देने की मेरी नहीं प्रत्येक टीचर की कोशिश रहती बेटा, तो मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ, है ना। तो देखो बेटे, काव्य के लिखने का तरीका, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ काव्यांग निरूपण के रूप में हुआ ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्य के अंगों का वर्णन होता है, लक्षण उदाहरण दिए जाते हैं, रीति ग्रंथ कहलाते। कितनी बढ़िया बात कही है। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ काव्यांग, देखो बेटे एक बार देखिएगा, ये होता है काव्यांग। अब काव्यांग शब्द बेटा ऐसे लिखा गया है जिसका मतलब है काव्य जमा अंग, काव्य जमा अंग। तो काव्य का मतलब काव्य और अंग का मतलब हिस्सा। तो काव्य जब लिखते हैं तो काव्य का हिस्सा होते हैं, काव्य का तत्व होते हैं। तो देखिएगा काव्य अंग, अब ये काव्यांग है ना, इस काव्यांग को हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा एक बार। काव्य अंग के दो भेद होते हैं, काव्य अंग के दो भेद होते हैं जो आपने रीतिकाल में भी सुना होगा। एक तो होता बेटे सर्वांग, क्या होता है सर्वांग, सर्वांग निरूपण, सर्वांग, एक बार दोबारा लिखते हैं बेटे, सर्वांग, ये सर्वांग निरूपण, सर्वांग निरूपण। और प्यारे बच्चे दूसरा होता है विशिष्टांग, दूसरा क्या होता है विशिष्टांग निरूपण। ये काव्य के ये अंग हैं, इनके दो भेद बेटे। सर्वांग निरूपण ऐसे बना बेटा, सर्वह जमा अंग, अर्थात काव्य के सभी अंगों का वर्णन करना सर्वांग कहलाता है। काव्य के जो सभी अंग हैं, अर्थात काव्य के अंग हैं बेटे, अलंकार है, ध्वनि है, रस है, काव्य के बारे में बताना, काव्य क्या है, काव्य हेतु क्या है, काव्य दोष क्या है, काव्य गुण क्या है, अलंकार क्या है, ध्वनि क्या है, जो ग्रंथ इन सब के बारे में बताते हैं वो सर्वांग, सर्वह अर्थात सभी काव्य के सभी अंगों का वर्णन करना सर्वांग निरूपण कहलाता बेटे। काव्य के सभी अंगों का वर्णन करना सर्वांग। विशिष्ट जमा अंग, तो बेटा विशिष्ट, विशिष्ट मतलब विशेष, विशेष मतलब विशेष, हर कोई तो विशेष होता नहीं, हर कोई तो आपका खास फ्रेंड है नहीं, स्पेशल एक आदि खास फ्रेंड होगा। तो जब किसी विशेष अंग का वर्णन किया जाता है किसी ग्रंथ में तो विशिष्टांग कहलाता बेटे। किसी विशेष अर्थात एक अंग का वर्णन होता है वो विशिष्टांग कहलाता। जैसे रस, रस के बारे में बता दिया विशिष्टांग है, अलंकार के बारे में बता दिया अगर किसी ग्रंथ में विशिष्टांग है। अगर कोई ग्रंथ किसी एक अंग का वर्णन करता है तो वो विशिष्टांग है। जैसे भी भूषण का है शिवराज भूषण, तो अलंकार संबंधी तो विशिष्टांग है बेटा, वो सर्वांग निरूपण नहीं है। हिंदी के पहले सर्वांग निरूपणाचार्य आचार्य केशवदास थे। कौन थे भी? केशवदास थे। तो प्यारे बच्चों आते हैं एक बार वापिस, देखिएगा रीति ग्रंथ कहे जाते हैं, अर्थात क्या कह रहा था, ये क्या मांग रहा था हमसे जी, एक बार थोड़ा नीचे करके देखते हैं। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ काव्यांग निरूपण के रूप में हुआ। हिंदी में जो रीति शब्द है उसका मीनिंग जो निकला, रीति का सामान्य मीनिंग क्या है? नियम, तरीका या विधि। लेकिन हिंदी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो रीति शब्द का अर्थ काव्य के अंगों का वर्णन करने के रूप में निकला। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के, काव्य के जो अंग हैं, जैसे रस है अंग है बेटा, अलंकार है अंग है, इनके लक्षण बताना, लक्षण बोले तो परिभाषा, और इनके उदाहरण देना, उदाहरण दे तो बेटा एग्जाम्पल। अर्थात ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्य रस के बारे में बताया, उसकी परिभाषा बताई तथा उसके उदाहरण देकर समझाया, उसको रीति कहा जाता है। वे रीति ग्रंथ कहे जाते हैं।
आगे बढ़ते बेटे, रीति काव्य का, रीति जो काव्य है उसका बाह्य अंग है। देखिएगा बाह्य अंग का मतलब बाह्य अंग, बाह्य अंग है ये, बहिरंग तत्व कह सकते हैं आप इसको, या बाह्य अंग तत्व कह सकते हैं। यहाँ पर रंग क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ तत्व शब्द आ गया। अगर ये तत्व नहीं होता तो फिर बाह्य अंग हो जाता बेटा। वो है गुण रस ध्वनि और अलंकार। ये गुण रस ध्वनि और अलंकार जो है ये क्या है बेटे, ये इनके बहिरंग है। और बेटे ये इसके अर्थ तत्व जाने जाते हैं, अर्थात इनसे अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात जब कोई हम काव्य पढ़ते हैं तो सपोज करो हम उसमें अलंकार पढ़ते हैं, काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया गया है, तो जब हम उस काव्य को पढ़ते हैं तो अलंकार का प्रयोग होने के बाद और अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, अनोखे तरीके से हम उसको समझ लेते हैं। इसीलिए दिनकर जी ने अलंकारों की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा था कि अगर अलंकार नहीं होते तो बहुत सारे जो भेद थे काव्य के बारे में, काव्य के जो भेद थे या जो राज थे वो दबे के दबे रह जाते। अलंकारों ने बहुत सारे राज खोल दिए। तो बेटे ये सारे ये तत्व ये क्या करते हैं, ये बाह्य अंग है कि भी ये इनसे अर्थ समझने में आसानी रहती है। रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग संस्कृत आचार्य वामन ने किया था बेटे, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। संस्कृत आचार्य वामन है जो बेटे रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगर समय पूछता वामन का तो 8वीं शताब्दी बता देना। और अगर आपसे पूछता है कि वामन के ग्रंथ का क्या नाम है तो काव्यालंकार सूत्रवर्ती। वामन का जो ग्रंथ है जिसने काव्य और रीति के बारे में बताया है, ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवर्ती। भाई आगे बढ़ते बेटे, इन्होंने विशिष्ट पद रचना को रीति कहा कि विशेष प्रकार की रचना करना ही रीति है। आचार्य कुंतक ने रीति को कवि के प्रस्थान हेतु कहा। तो आचार्य जो कुंतक हैं, कुंतक ने रीति को कवि का प्रस्थान हेतु कहा। कवि का आएगा बेटा यहाँ, कवि का प्रस्थान हेतु। अगर कवि कविता करना चाहता है तो उसका प्रस्थान मतलब जो एंट्री करते हैं प्रस्थान जहाँ पर, तो रीति उसका प्रस्थान हेतु है। हेतु का मतलब कारण। उसको रीति जाननी पड़ेगी कि उसको कविता करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या आवश्यक है। तो बेटे आचार्य कुंतक ने कहा है कि भी रीति के बारे में क्या कहा है कि अगर कोई भी कवि कविता करना चाहता है तो रीति उसका काव्य का प्रस्थान हेतु है, या उस कवि का प्रस्थान हेतु। जो कविता करेगा तो रीति को पहले रीति को समझना पड़ेगा कि भी रीति से ही, रीति का मतलब कि कविता कैसे की जाती है। आगे बढ़ते बेटे, कैसे की जाती है, बढ़ते हैं आगे। आचार्य भोजराज ने रीति को काव्य मार्ग कहा। आचार्य भोजराज बेटा बहुत बड़े विद्वान थे, राजा भी थे और विद्वान भी थे, और मुंज कवि के ये चाचा थे। तो भोजराज ने दारानगरी के राजा थे, ये काव्य का मार्ग कहा। रीति जो है, अगर आप काव्य लिखना चाहते हो, काव्य का मतलब कविता कह लें आप या बेटे साहित्य कह लें, अगर आप कविता या साहित्य लिखना चाहते हो तो रीति वाले मार्ग पे चलना पड़ेगा। जैसे मार्ग होता ना कि इस मार्ग पर चलना पड़ेगा, तो हमें काव्य लिखने के लिए रीति रूपी रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर रीति का नहीं पता कि भी काव्य के लिए क्या क्या जरूरी है तो हम काव्य नहीं लिख सकते। चिंतामणि बेटा जो रीति काल के प्रवर्तक कवि हैं, चिंतामणि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा। तो बेटा चिंतामणि ने रीति को क्या कहा, काव्य का स्वभाव। स्वभाव को प्रकृति भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको नेचर बोलते हैं, कि काव्य का नेचर, काव्य कैसा हो, काव्य को कैसा होना चाहिए, ये काम है रीति का, काव्य का स्वभाव। देव कवि ने काव्य का द्वार कहा, काव्य का द्वार कहा। रीति को देव कवि ने क्या कहा, काव्य का द्वार। तो आप किसके द्वार पे जाते हो अपनी मन्नत लेकर, देव के द्वार पे। देव बोले तो भगवान, देवता, तो किसके द्वार पे जाते आप मन्नत लेके,
देव के द्वार पे। तो देव ने क्या कहा, द्वार बेटे। पेपर में आ जाए तो कर दोगे आराम से। अरे वाह, बढ़ते बेटा आगे। ओह, बस इतना ही था भाई, है ना। तो अगली वीडियो में मैं रीति काल को लेके एक बार फिर से अगला कॉन्सेप्ट लेके बेटा फिर हाजिर हूँगा, है ना। अच्छा एक बात और बताओ, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करो। और बेटे हाँ जितना भी उसके शेयर करना इन वीडियो को, भला कहते ना कि भी बुरा किसी का करना सको तो, है ना। ऐसा क्योंकि मैंने ये बुरा क्यों बोला है, वो वजन ये है कि भी भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना। लेकिन आजकल जो समाज है ना, देख रहे हैं उल्टा है कि बुरा किसी का करना सको तो भला किसी का मत करना। इसलिए ये मैंने जानबूझ के, ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के नहीं बोला। तो बेटे भला कीजिएगा, भला करने से ऊपर वाला हमारा भला खुद कर देगा। तो प्यारे बच्चों, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। शेयर करो जितना उसके भला आपके हाथ में, एक शेयर में जाता क्या है, एक लाइक में क्या जाता है। और हाँ, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि अगली वीडियो की जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको लेकर मैं फिर हाजिर हूँगा ऐसे कंटेंट के साथ। एक बात और मैं याद दिला दूँ आपको, 10 फरवरी अर्थात कल 10 फरवरी है, शाम को 4 बजे मैं लाइव सेशन लूँगा। महामैराथन होगी, पूरा का पूरा आदिकाल का और होगा उसमें, वो लेना ना भूले बेटा। लाइव सेशन रहेगा, आप कमेंट करके अपने विचार मेरे तक रख सकते हो, मैं भी आपके जवाब दे सकूँ। तो बेटे आप हमारे वीडियो देखते हो, हमारे चैनल पर आते हो, इसके लिए बार बार आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।